वेलकम बैक एवरीवन। अब समय आ गया है हमें वो थ्योरी पढ़ने का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगी पूरी साइंस के अंदर। ठीक है, मतलब विच इज़ दी, अपन बोल सकते हैं एट द करेंट नॉलेज, द कंक्लूसिव स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो वो अपन को पढ़ना है, कॉल्ड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। लेकिन बस थोड़ा सा लाइक काइंड ऑफ एक व्यूअर्स डिस्क्रेशन एडवाइस का नोटिस दे रहा हूँ कि इसके अंदर जो मैथमेटिक्स लगेगी, ठीक है, पूरा समझना है तो मैथमेटिक्स पीएचडी मैथमेटिक्स लेवल की लगेगी। ठीक है, जो अपन नहीं कर सकते ऑब्वियसली। अच्छा, हम जो यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली वी विल यूज ओनली दैट मैथमेटिक्स विच यू विल स्टडी इन 11th एंड 12th। उसके आगे के कोई भी मैथ्स हम यूज़ नहीं करने वाले हम उस, लेकिन वो भी जो मैथ्स होगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेवल का होगा। ठीक है, सो 11 12 का मैथमेटिक्स यूज करेंगे बट टू ए बेटर लेवल। ठीक है, तो उसमें दिक्कत आ सकती है, स्पेशली इफ यू आर इन 11th। तुमने 11 12 भी नहीं पढ़ा और अपन थोड़ा सा आगे की चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है, तो दिक्कत आ सकती है। जो 12th में है, ठीक है, उसको तो आई होप समझ में आ रहा होगा, और जो 12 भी पढ़ चुका वो अगर देख रहा तो उसको तो आना ही चाहिए। ठीक है, सब पढ़ चुके हो। अब 11 12 वाले बच्चे क्या करेंगे, ठीक है, जो 11th में स्पेशली देखो का मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, बच्चों को ऑलरेडी थोड़ी बेसिक नॉलेज होती है, लेकिन वो उनको जिनने थोड़ा अच्छे से पढ़ा होता है 10th तक, जो एवरेज बच्चे होते हैं वो एवरेज तरीके जितना मतलब स्कूल में होता है उतना करते हैं, उनको दिक्कत आती है। ठीक है, बट वो भी अगर जो मैं बोल रहा हूँ सारा अच्छे से सुनते हैं तो उन्हें कुछ समझ में आता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पूरा नहीं आता, लेकिन हाँ कुछ जाता है दिमाग में कि हाँ ऐसा कुछ है। उसके बाद जब वो अपने सिलेबस का देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि उन्हें सब कुछ समझ में आ गया। गेटिंग माई पॉइंट? तो सिलेबस में अगेन वी हैव वेरी लेस थिंग्स। ठीक है, मतलब सिंपल थिंग्स हैं, इतनी ज़्यादा नॉलेज चाहिए नहीं पड़ेगी उनको सवाल को सॉल्व करने के लिए। बट वो तभी सॉल्व होंगे जब तुम्हें जितना नॉलेज मैं दे रहा हूँ उतना हो, एटलीस्ट उतना तुमने सुना हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर तुम क्या करोगे, अगर अभी सुनोगे, ठीक है, जितना समझ सकते हो उतना समझोगे। ठीक है, नहीं आएगा कोई बात नहीं, एटलीस्ट देखना है, कोशिश करना है समझने का। फिर होगा क्या, तुम एक आध साल बाद फिर रिवाइज करोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। हाँ ओके, अब मैंने पढ़ लिया है, अब फिट बैठ रहा है, पहले पढ़ा था ये चीज़ मिसिंग था, अब समझ में आ रहा है। फिर भी शायद कुछ मिसिंग रहेगा, बट जब अल्टीमेट 12th का एग्ज़ाम होगा और बाकी सब एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है, आईआईटी एग्ज़ाम, एम्स एग्ज़ाम, तब तुम जब एक बार देखोगे उससे पहले तो तुम्हें होपफुली सारा समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या क्या बोला था। और अगर तुम अभी नहीं पढ़ोगे तो वो आगे भूल जाओ, नहीं आने वाला। सो रास्ता एक ही है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो, कोशिश करो जितना समझ सकते हो, पूरा जी जान लगाओ। नहीं आएगा कोई बात नहीं। ठीक है, मतलब ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं आया था स्टार्टिंग में, समझ में बहुत कम समझ में आया था, एंड दे गॉट इनटू अंडर 100 रैंक्स इन आईआईटी। ठीक है, बट हाँ उनको अल्टीमेटली सब आने लगा था। सो इट्स, आई नो इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स इफ दे हैव जस्ट एंटर इनटू क्लास 11th, बट देखना है। ठीक है, और मैथ्स में सिर्फ उतना यूज करूंगा जो अपन के कोर्स में 11 12 में है, उसके आगे की मैथ्स जहां भी होगी बोल दूंगा कि ये ऐसा होता है, ये अपन नहीं कर सकते, बट मैथ्स है हर चीज के पीछे। ठीक है, दिस पार्ट इज मोर मैथमेटिकल। होता क्या है देखो, एक लेवल के बाद फिजिक्स नहीं होती है। जैसे बच्चे क्या करते हैं 11 12 में, फिजिक्स बड़ा मजा आता है उनको, ओ आई लव फिजिक्स, आई लव फिजिक्स, और तो आईआईटी वाईटी में जाके इंजीनियरिंग फिजिक्स ले लेते हैं, वो फिजिक्स लगा है उसके अंदर। भाई इट्स ऑल मैथमेटिक्स, आफ्टर ए सर्टेन लेवल फिजिक्स इज मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैथ सॉल्व करो, मैथ जो बोलेगी वो अपन मानेंगे। ठीक है, सो इट बिकम्स, इट्स नॉट लाइक यू विल सी थिंग्स, यू विल सॉल्व मैथ्स, मैथ जो बोलेगी बस वही अपन को मानना है, वो होता है। समझ में आ रहा है? सो जैसा जैसा आगे बढ़ते जाएंगे अपन, क्योंकि अपन ये टॉपिक 11 के लेवल से बोल सकते हैं थोड़ी सी एडवांस चीज़ है। ठीक है, तो दिक्कत आ सकती है थोड़ी सी, मैं वार्निंग दे रहा हूँ, बट कि मतलब ऐसा ना हो कि तुम पढ़ो बोलोगे ये क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, बहुत लोगों को नहीं आता, मैक्सिमम लोगों को नहीं आता, बट वो कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लो 100% में एटलीस्ट 50% समझ में आता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, 20% का कुछ कन्फ्यूजन रहता है, 30% शायद नहीं आता,
but that percentage keep on increasing, and this is the only way to learn this chapter. ठीक है, मैं बार बार वार्निंग दे रहा हूँ, ठीक है, बट हिम्मत रखो और ट्रस्ट में तुम्हारा सुनने में समझने में क्या जा रहा है। और ये पक्का है, तुमने अगर ये सुन लिया और समझने की कोशिश कर लिया और तुमने अपनी एनसीईआरटी खोल के देखी और तुम उसके जो सवाल आएंगे वो करोगे, तुम कहोगे यार ये तो 50% का जो अपन को समझ में आया तो उसमें से भी 10% का। गेटिंग माई पॉइंट? विल बी वेरी वेरी सिंपल थिंग्स। सो और अगेन इफ वी डोंट लुक फॉर दीज एग्जाम्स, ठीक है, इसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा है। सब जगह पूरी केमिस्ट्री में यही यूज़ होगा, फिजिक्स में आप एटम की बात करेंगे अल्टीमेटली यही होना है, ठीक है। मतलब दिस इज द न्यू स्टैंडर्ड फॉर एटम जो अपन को पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन वगैरह आएगा, सब इसकी वजह से आता है। तो यहां तक के सारे मॉडल पुराने मॉडल बोल सकते हैं अपन। दिस इज समथिंग जो तुम्हारे आगे की चीज है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे अपन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। सो लेट अस स्टार्ट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अच्छा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्यों आया था? याद है हमने बोला था कि अपना जो बोर्स मॉडल था, इट डिड नॉट कंसिडर्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डिड नॉट कंसिडर्ड ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल, है कि नहीं, वो ये कंसिडर करेगा। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कंसिडर्स द टू इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। कौन कौन से? ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, याद है, डी ब्रोगलीज इक्वेशन, फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स डेल्टा पी, अभी पढ़ा था अपन ने, मतलब लास्ट वीडियो में, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो ये दो बहुत बड़े अजम्पशन थे, ठीक है, जो उसने कंसिडर नहीं, क्योंकि उस समय एक्चुअली जब वो था तब आए भी नहीं थे, बट बाद में पता पड़ा कि ये एटॉमिक बोर्स मॉडल के अंदर एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। सो ये कंसिडर करेगा उसको। अब जब मैं ये चैप्टर पढ़ाता हूँ मुझे बार बार थोड़ी सी स्माइल आती है। अब यहाँ तो मैं बच्चों को नहीं देख सकता, बच्चों के चेहरे, बट जब क्लास में पढ़ाता था, ठीक है, सो इट वॉज, मतलब एक इक्वेशन लिखो और बच्चों के चेहरे देखो, जबकि सबके मुंह खोले देखो कि ये क्या है, ठीक है, बट वही मज़ा आता है, इट्स अ चैलेंज, ठीक है, वही तो मज़ा आता है जब बच्चे थोड़े से मतलब शौक हो जाती है ये क्या चीज़ है। फिर वो कुछ बच्चे बड़े मेहनत कर तो खैर ऐसे हो पीछे जो सो जाते हैं, अब वो उनकी अलग ज़िंदगी है। या कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं ओके समझते हैं, वो मज़ा आता है फिर, मतलब बच्ची चलो पुराने मजा, चलो इसको देखते हैं समझा पाते हैं कि नहीं, बच्चे देखते हैं समझ पाते हैं कि नहीं, तो इट्स अ लिटिल इंटरेस्टिंग, ठीक है, इन दैट वे, इन टीचिंग सेंस एंड आई होप इन लर्निंग सेंस, ठीक है। सो श्रोडिंगर नाम का साइंटिस्ट था, ठीक है, दिस होल मॉडल कैन बी क्रेडिटेड टू हिम। सो व्हाट ही डिड, ही डेवलप्ड हिज इक्वेशंस, एंड मैंने बोला अब सब मैथ से होता है पूरा फिर, ठीक है। सो इक्वेशन बनाता वो, उसने एक इक्वेशन बना के दी जिसको अपन बोलने वाले हैं श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, ठीक है। वो बोलेगा इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ठीक है, और इस इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करोगे तो मैं तो इलेक्ट्रॉन का मैंने बोला था वेव होती है, पार्टिकल भी वेव है, इलेक्ट्रॉन भी वेव है, तो बोलता पार्टिकल का वेव जो नेचर होगा वो निकाल सकते हो। अब वेव नेचर कैसे निकालोगे, है ना, मैंने बोला था कि अगर वेव बताना तो बताना होगा एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो उसका फंक्शन बताना होगा। फंक्शन मतलब जैसे क्या हो गया, जैसे मैंने बोला साइन थीटा एक वेव है, ठीक है, ऐसा वाई इज इक्वल टू साइन एक्स बोल देते हैं अपन, एक वेव है, ठीक है। मतलब मैं बोलूँगा कि ये अपना पैटर्न इस तरीके से है वेव का, है ना, एक्स के जैसे अपन एक्स रखते जा रहे हैं और वाई आता जा रहा है, प्लॉट करते जा रहे हैं, तो मैंने एक फंक्शन दे दिया साइन एक्स, कि हमारी वेव है साइन एक्स, समझ में आ रहा है। सो मैंने एक वेव बताना है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा भैया कि इस पॉइंट पर इतना एम्पलीट्यूड, मुझे बताना पड़ेगा कि अगर ये वेव है इस पॉइंट पे कितना है, इस पॉइंट पे कितना है। अगर मैं साइन एक्स बोल रहा हूँ मतलब छोटा छोटा बढ़ रहा है, कम हो रहा है, नीचे हो गया, कम हो रहा है, इस तरीके से। तो एक पूरा फंक्शन बताना पड़ेगा भाई कि वेव दिखती कैसे, हर पॉइंट पर कैसे दिखती है, तो एक फंक्शन बताना पड़ेगा। तो श्रोडिंगर बोलता है कि तुम मेरी इक्वेशन सॉल्व कर लो, ठीक है, उसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें फंक्शन मिलेगा पार्टिकल के वेव नेचर का। अगर साइन एक्स मिल गया मतलब बोलेंगे अपन साइन एक्स का जो वेव फंक्शन होता है, जिस तरीके से साइन एक्स बनता है बस वो हमारी वेव है, और वेव जैसे दिखती है कि नहीं दिखती वैसा, बट देखते हैं कैसा आता है फंक्शन। अब श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन आती कहाँ से, ठीक है, तो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन एक्चुअली जनरली उसको यूज करते हैं एज लाइक लॉ जनरली, कि भाई ये होता है इसको सॉल्व करो, बट ऑब्वियसली हवा में तो आएगा नहीं लिख देगा कि ऐसा होता है ये इक्वेशन सॉल्व कर लो,
है ना। उसने क्या किया है, कुछ हंचेस लिए। हंचेस मतलब उसने मान लिया कि चलो मेरी जो वेव होती होगी वो, पहली बात तो मैक्सवेल की इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होती है। भाई मैक्सवेल जीनियस था, ठीक है, उसकी इक्वेशंस मतलब दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट लॉ इन फिजिक्स मानते हैं, ठीक है। सो वो बोलता है मैक्सवेल की सारी इक्वेशंस क्या होती हैं वो सब बाद में पढ़ोगे, बट बाद में पढ़ोगे तो पता पड़ेगा भाई, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैक्सवेल की इक्वेशंस फॉलो करना चाहिए, तो उसने इक्वेशन बनाई, ठीक है। फिर वो बोलता है अच्छा ये जो इक्वेशन है स्टैंडिंग वेव बनानी चाहिए। याद अपने देखा था स्टैंडिंग वेव जब होती है एनर्जी लूज नहीं करती है, मतलब उसने यूज़ किया दैट कॉन्सेप्ट MVR वाला कि भाई स्टैंडिंग वेव बनना चाहिए, वो कंडीशन लगा दी। फिर उसने बोला अच्छा ये वेव से पहले इसका डुअल नीचे, वो तो जो मैक्सवेल इक्वेशन होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए होती हैं, तो वो तो नॉर्मल जो वेव होता है कि नहीं, वो यूज़ कर रहे हैं, तो इनको पहले पार्टिकल और वेव को रिलेट कर देते हैं। तो उसने डी ब्रोगलीज इक्वेशन भी यूज़ कर ली। फिर उसने प्रोबेबिलिटी में बातें की। प्रोबेबिलिटी की बात की मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लग गया। तो ये सारी चीज़ सॉल्व उसने कंसिडर किया, एंड दैट मैथमेटिक्स हाउ ही डिड दैट इज बियॉन्ड आवर लेवल, ठीक है। वो जो इक्वेशन आती है, ठीक है, अपन मान लेते हैं कि ये लॉ है, इसको सॉल्व करते जाओ, बट ऐसा नहीं है कि वो कैसा हो सकता है कि बैठा बैठा बोल दे कि भाई ये इक्वेशन है सॉल्व कर लो, वो तो गॉड मान लेंगे लोग, तो भाई इसने इक्वेशन दे दी वो हवा में से कोई कैसे लिख सकता है कि नहीं। सो बट उसने हंचेस थे, उसने बोला ऐसा मान लेते हैं अपन, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं, तो मेरी जो इक्वेशन आ रही है देखते हैं क्या होता है। फिर उसको इक्वेशन जब सॉल्व किया तो सारे आंसर फिट बैठे, अगेन मतलब सही है इक्वेशन, समझ में आ रहा है। सो और तुम्हें तो वो इक्वेशन भी याद नहीं, मैं लिखाऊंगा तो भी होगी भी नहीं याद, ठीक है, बट फिर भी बताऊंगा क्या इक्वेशन होती है। तो अभी के लिए ये समझना है कि श्रोडिंगर ने, ठीक है, वेव इक्वेशन निकाली, उसने सारे फैक्टर्स कंसिडर किए, उसने ऐसी एक वेव मानी जो देखो जो मैक्सवेल के जिसने सारे लॉ कंसिडर किए। सो दस श्रोडिंगर डेवलप्ड एन इक्वेशन ऑफ वेव फॉर पार्टिकल दैट विल फॉलो ऑल मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। क्या होती है वो आगे समझ में आएगा, बट पता होना चाहिए। स्टैंडिंग वेव होना चाहिए, ठीक है, डुअल बिहेवियर मैटर फॉलो करना चाहिए, एंड विल कंसिडर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो उसने ये सब कंसिडर करके एक इक्वेशन निकाली जिसको बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब उसने कैसे निकाली ये नहीं देखना है, दिस इज बियॉन्ड मैथमेटिक्स ऑफ 11th एंड 12th, ठीक है। वो तो अगर तुम मास्टर्स और PhD करोगे ना मैथमेटिक्स में, तब शायद उस लेवल की मैथमेटिक्स आएगी, वो ऑब्वियसली नहीं करना है अपन को, ठीक है। तो अपन देखते हैं उसने इक्वेशन क्या निकाली, बट तुम्हें समझ में आ रहा है उसने कैसे निकाली, ठीक है। उसने क्या क्या मतलब हाइपोथेसिस लिए, मैं ये मान लेता हूँ, वो मान लेता हूँ, वो मान लेता हूँ, ये इक्वेशन आई। अब ऑब्वियसली माना है उसको, क्या पता भाई सच में ऐसा होता है, उसने वो माना, फिर लोगों ने सॉल्व किया, उसने भी सॉल्व किया होगा, फिट बैठ रहा था, उसने कहा भाई तो सब आंसर दे रहा है, दिस इज द इक्वेशन जो आंसर देगा, जहाँ अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले अपन इक्वेशन देखते हैं, फिर उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो लेट अस सी श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। ओके माय डियर फ्रेंड्स, behold the equations of equation, the equation of the century, ठीक है, the Schrodinger wave equation in Cartesian coordinates, ठीक है। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होता है तुमने पढ़ा होगा, ऐसे बोलते एक्स वाई कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे, ये एक्स और ये वाई पे मेरा ये पॉइंट है, ठीक है। ये 2D के लिए हो गया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 3D के लिए बताओगे तो एक्स बताना पड़ेगा, वाई बताना पड़ेगा, जेड बताना। तुमने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है, जहाँ एक्स वाई और जेड बताना पड़ेगा। मुझे एक पॉइंट बताना है स्पेस में, क्या तो मैं एक्स बता दूंगा, एक ओरिजिन से एक्स कितना है, वाई कितना है, जेड, तो एक पॉइंट आ गया। इन दैट सिस्टम द इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय d square psi by dx square plus d square psi by dy square plus d square psi by dz square plus 2m, याद है, reduced Planck's constant h dash जो h by 2 pi होता है, e minus v psi is equal to 0 where e is total energy, v मैं लिखूंगा v is function of potential, potential कैसे वेरी करता है उसका फंक्शन लिख देता हूँ सब। x y z तो कोऑर्डिनेट्स हो गए अपने, m क्या हो गया, मास ऑफ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो वो इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा, e हो जाएगा टोटल एनर्जी, v हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, h हो जाएगा रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट, h by 2 पाई होता है, ठीक है। सो दिस इज द ब्यूटीफुल श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, बट क्योंकि वो ऑपरेटर्स देखने नहीं है, वो तो मैं मतलब कोर्स में नहीं है, तो अपन उसके बारे में बात नहीं करते हैं। जो अपना डिफरेंशिएशन वगैरह देखने हैं 11th-12th में, तो वो मैंने लिखा है। मैंने बोला है जो भी चीज़ अपन नहीं पढ़ेंगे मैथ्स में 11th-12th में, वो मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है।
सिर्फ वो जो पढ़ना है, अगर वो है तो वो मैं लिख के तुम्हें समझा दूंगा कि देखो ऐसा ऐसा है। सो उस फॉर्म में जो तुम समझ सकते हो। अगर 11 में एंटर के तो शायद ये भी नहीं सोच पाओगे ये क्या है। कुछ बच्चों ने तो आई होप डिफ्रेंसिएशन थोड़ा देखा हो 10 तक, बट मैं हमेशा अपने आप को रखता हूँ उस जगह। जब मैं था 11 भाई, मैं इतना पढ़ता नहीं था क्लास 10 तक, मतलब पढ़ता था बट एवरेज लेवल। मुझे इंटरेस्ट था साइंस में, आई लव साइंस, बट वो जस्ट फॉर अ लव, ठीक है। मतलब आई लव ये क्या होता है, ये थ्योरी क्या होती है, डार्विन थ्योरी पढ़ रहे हैं, स्टार्स पढ़ रहे हैं, मतलब एस्ट्रोनॉमी देख रहे हैं क्या होता है, रैंडम चीज़ें पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं मज़े के लिए। नंबर एवरेज आ रहे हैं 80%। स्कूल में कोई तारीफ कर नहीं रहा कि ही इज़ जीनी, ही इज़ वेरी स्मार्ट एंड ऑल, ठीक है। बट आई डोंट केयर, मुझे तो समझना था तो मैं समझता था। तो लेकिन हाँ, और मेरी मैच मैं इतना करता नहीं था क्योंकि मैच में दिखती नहीं थी चीज़ें। और लेकिन आगे पता पड़ा 11 में एंटर करके भाई मैच नहीं करोगे तो कुछ नहीं दिखने वाला। थैंकफुली थोड़े होश आ गया और मैंने 11-12 में मैच देखने लगा। एनीवेज, सो दिस इज़ द श्रोडिंगर्स वेव। इस जो चैप्टर को मैं थोड़ा आराम से पढ़ेंगे बिकॉज तुम्हें अगर कंटिन्यू करो देख पाना, आई थिंक दैट कुड बी बिग डील। लेक्चर में तो क्या अपन दिखा सकते हैं, कोई और वहाँ देख रहा है तो यहाँ देखो, दिख कर सकते, यहाँ वीडियोस में क्या कैसे कर सकता है कोई, है कि नहीं। और आई थिंक पर्सन विल गेट डिस्ट्रैक्टेड और गिव अप भी मार देगा, अरे डी के, और एक बार गिव अप मारा फिर शायद वापस ना आए, हु नोज। सो लेट्स सी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो श्रोडिंगर्स इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ये होता है। अब इसमें साई क्या है? साई होता है वेव फंक्शन। साई इज वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल, दैट इज द फंक्शन डिस्क्राइबिंग द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। मैंने बताया था साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स अपनी वेव हो गई थी। तो ये बोल रहा है सॉल्व करो, अगर मान लो सॉल्व किया और साई निकल के आता है साइन एक्स, तो अपन बोल देंगे भाई साइन एक्स वेव होती है, मतलब ऐसा दिखता है इलेक्ट्रॉन का वेव। ऐसा नहीं आएगा, देखेंगे कैसा आएगा, ठीक है। पहली बात तो एक्स वाई जेड में कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। उसने बोला है सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो। नाउ द प्रॉब्लम विद डिफरेंशियल इक्वेशंस आर नॉट एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी सॉल्व। ऐसा तुम कुछ भी लिख दो, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं होता है। बच्चों को तो यही शौक होता है, ऐसा कैसा होता है भाई। अभी तक क्या पढ़ा अपन ने कि अगर दो मल्टीप्लिकेशन तो कर ही सकते हैं, कौन रोक सकता है कि नहीं। लेकिन इक्वेशंस जरूरी नहीं है सॉल्व कर सको, है कि नहीं। तो इस इक्वेशन को जरूरी नहीं है सॉल्व। अगर रैंडम चीज़ें हो गई, रैंडम वेरिएबल्स हो गए तो नहीं कर पाओगे। एक्स वाई जेड में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसको सॉल्व करना। तो इसको एक आसान तरीका ढूंढेंगे अपन मतलब जो साइंटिस्ट लोग देख चुके हैं, वो बताऊंगा कि क्या तरीका है। तो साई निकालना है। पहले ये समझ में आ रहा है, देखो वापस समझाते हैं। दिस इज द श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, ठीक है। इट साई डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड डबल डिफ्रेंशिएशन। डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन होता है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर डबल डिफ्रेंशिएशन हो गया, ठीक है। मैं सारा डिटेल बता रहा हूँ जो बच्चे 11th में उनके हिसाब से, जो 12th में है और या वापस कर रहे हैं 12th के बाद तो उनको आ रहा होगा। बट सुन लो, डी स्क्वायर साई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाई डी, ये डबल डिफ्रेंशिएशन हो गया वाई के टर्म में, मतलब वाई जो एक्सेस है उसके टर्म में। ये हो गया जेड एक्सेस है तो जेड वेरिएबल के टर्म में हो गया। 2 है, ये ई होता है टोटल एनर्जी, वी होता है पोटेंशियल, उस पार्टिकल का पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल का फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो दैट विल क्रिएट ए न्यू प्रॉब्लम। और साई, तो बोलता साई सॉल्व करो आंसर आएगा। तो कर तो सकते हैं ऑब्वियसली, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो ये साई क्या होता है समझ में आ रहा है। मैंने बोला था मैटर का जो वेव होता है, ठीक है, उस वेव को इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, वो इक्वेशन दे देगा ये सीधे। मतलब सॉल्व किया वाई साइन एक्स आ गया, मतलब तुम बोल दोगे इलेक्ट्रॉन की वेव कैसी होती है, साइन एक्स। प्लॉट कर दो साइन एक्स, 0 पर 0, ठीक है, 90 पर ऐसे 1, फिर 0 हो जाएगा, फिर नेगेटिव, फिर 0, तो बोल दोगे ये अपनी वेव है भाई। अगर आता है तो ऐसा आएगा नहीं, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, ठीक है, बट वेव बनेगी। सो ठीक है, अब आगे देखते हैं। साई इन द अबव इक्वेशन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, मेक्स द अबव इक्वेशन अनसॉल्वेबल, ठीक है। मतलब कर तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसको समझना बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। सो ना साइंटिस्ट लोग भी, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम बिकॉज मैथ इज नॉट 10 तक एक अलग दुनिया होती है मैथ्स की, ठीक है। इट्स लाइक मेरे लिए तो अलग था भाई, है तो सॉल्व है, क्योंकि हमें सवाल वो देते थे जो सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन प्रैक्टिकल चीज़ें करते हैं भाई, कि कर पा सकते हैं कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं, करंट नॉलेज है कि नहीं, ठीक है। सो अब प्रैक्टिकलिटी आने लगती है भाई। अब हम वो चीज़ बनने वाले हैं जो मतलब हम खुद सॉल्व करेंगे चीज़ों को, ठीक है, अगर तुम आगे PhD करोगे तो।
Therefore, a better coordinate system is needed. A better coordinate system was needed, and we used the polar coordinates. So, a better coordinate system is used which uses spherical symmetry of atom, that is polar coordinates. तो अभी बताऊंगा मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है. देखो एटम सिमेट्रिकल होता है स्फेयर में, मतलब बीच में होता है न्यूक्लियस, है ना. फिर ऐसे सब जगह स्फेयर होती है, बीच में अगर सेंटर में कोई चीज़ है तो इट्स बेटर दैट वी टॉक इन स्फेरिकल सिमेट्री. कोऑर्डिनेट अगर ले लेंगे तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ऐसा ले लिया तो इट जस्ट इज नॉट सिमेट्रिकल, एंड मे बी दैट्स वाई दिस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व. सो लेट अस मेक दिस इक्वेशन सिमेट्रिकल. तो अपन एक्स वाई जेड यूज़ नहीं करते, दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स. तो पहले इस इक्वेशन को पोलर में, वो तो एक्चुअली 11-12 के बच्चे भी कर सकते हैं, ठीक है, बट वो अपन नहीं करेंगे, उसके लिए भी थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा लगेगा और वो अभी तुम पढ़े ही नहीं है और कोई पॉइंट नहीं है. तो मैं तो एक्चुअली बस इक्वेशन देखना भी था, और कई एनसीईआरटी में शायद पता नहीं लिखी है कि मुझे याद नहीं, हैमिल्टोनियन के टर्म में लिखी है वो, तो और छोड़ करके बच्चों को डरे ना वो, शायद इसलिए एक और छोटे में लिख दिया, बट अल्टीमेटली ये है वो चीज़, ठीक है. सो ए बेटर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज यूज्ड, ठीक है, विच यूजेस सिमेट्री ऑफ एटम, स्फेरिकल सिमेट्री, जिसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स. तो अपन ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देख ली, अब अपन पोलर कोऑर्डिनेट्स देखते हैं. पोलर कोऑर्डिनेट्स के सिस्टम क्या होता है, ठीक है. तो पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो देखो पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट समझते हैं. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई जेड में पॉइंट बताओ. तो मैंने एक्स बनाया, मैंने वाई एक्सिस बनाई, मैंने जेड एक्सिस बनाई, ठीक है, जो आउट ऑफ प्लेन है. मतलब अगर तुम स्क्रीन पर देख रहे हो तो एक्स और वाई तो प्ले स्क्रीन में है, और जेड जो है वो स्क्रीन के बाहर होगा, ठीक है. तो ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने यहाँ माना है. अब अगर मान लो मुझे एक पॉइंट बताना है जो स्क्रीन के अंदर है, तो कैसे बताऊंगा, मैं बता दूंगा भाई उसका एक्स कोऑर्डिनेट इतना है, बता दूंगा वाई कोऑर्डिनेट इतना है, बट अगर एक्स और वाई बताओगे तो स्क्रीन पे आएगा, क्योंकि एक्स और वाई स्क्रीन पर है. अंदर वाला पॉइंट बताना पड़ेगा, तो जो जेड से डिस्टेंस होगा ओरिजिन से जेड एक्सेस पे वो बताना पड़ेगा. तो अगर मैंने ओरिजिन से जो डिस्टेंस है जेड एक्सिस पर वो बता दिया, तो मैंने अपना पॉइंट बता दिया एक्स वाई जेड. अब एक पॉइंट आएगा, ये तो पता होगा सबने, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, ठीक है. तुमने एक्स और वाई पढ़ा होगा कि भाई एक प्लेन में चीज़ें बताओ तो पॉइंट बताओ, तो एक्स ये है वाई है तो एक पॉइंट आ गया प्लेन में. अब अगर 3D में बताओगे तो वो जेड एक्सिस में भी देखना पड़ेगा भाई कि एक्स और वाई तो ये है, अब वो जेड में कहाँ है, तो एक पॉइंट आ जाएगा. तो दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है. एक और सिस्टम होता है, मतलब सिस्टम बहुत से बना सकते हैं, ठीक है, बट एक और सिस्टम जो यूज़ करते हैं वो है पोलर कोऑर्डिनेट्स. तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, एक और तरीका है पॉइंट बताने का. अपन सेम पॉइंट को एक और तरीके से बताते हैं, देखो कैसे. अब मैं पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूँ तो मैं समझाने के लिए, ठीक है, कि रिलेशन में कैसा है वो. तो अपना एक्स वाई और जेड है, ठीक है. इस बार मैंने समझाने के लिए वाई को अंदर ले रखा है, मतलब स्क्रीन के अंदर, जेड तब जाके समझ में आएगा अच्छे से, आर थीटा फाई समझाता हूँ अभी, ठीक है. सो एक्स वाई और जेड ले लिया मैंने, मतलब एक्स और जेड तो प्लेन में है, वाई स्क्रीन के अंदर है, ठीक है. एक्स क्रॉस वाई जेड सही है. अब अपन देखते हैं वही पॉइंट, सेम पॉइंट बताते हैं. तो मैंने क्या किया, उस पॉइंट का पहले आर बता दिया, मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है वो बता दिया. एक फिक्स पॉइंट आ गया क्या, नहीं आया, पूरा स्फीयर बनेगा, आर रेडियस का स्फीयर बनेगा, उस स्फीयर पे सारे पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस आर होगा, एक पॉइंट नहीं आया, एक फिक्स पॉइंट आना चाहिए. तो एक और चीज़ बता देते हैं अपन, थीटा बोल देते हैं, ये जो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट कोऑर्डिनेट टू ओरिजिन है उसका एंगल विथ जेड एक्सिस, ठीक है, थीटा बोल दिया मैंने. तो अगर मैं ये बोल दूं थीटा मैंने फिक्स कर, सपोज बोल दिया 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री, मतलब आर 1 मीटर, ठीक है, सपोज, और थीटा मैंने बोल दिया 45 डिग्री. पॉइंट फिक्स आएगा क्या, अभी भी नहीं आएगा. देखो ऐसा एक सर्कल बनेगा उस स्फीयर पे, आर रेडियस के स्फीयर पे ऐसा एक सर्कल बनेगा, उस सर्कल पे, ठीक है, सारे पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस तो आर है, और थीटा दैट इज एंगल विद द जेड एक्सिस थीटा है, 45 डिग्री मैंने बोल दिया. अभी भी एक पॉइंट ही नहीं आया, सर्कल पे इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे. अब एक काम करते हैं, इन सारे पॉइंट का, ठीक है, अपन प्रोजेक्शन लेते हैं एक्स वाई प्लेन पर. अब एक्स वाई प्लेन कैसा है, देखो
ये अगर x है, मैंने ये x माना है, ठीक है, तो ये y हो गया, ठीक है, और z ऊपर की तरफ हो गया। सो एक्स वाई प्लेन जो होगा, ये जो प्लेन है, ठीक है, इस तरीके से इस प्लेन पर प्रोजेक्शन लो। मतलब इमेजिन करो तुम लाइट डाल रहे हो ऊपर से, ठीक है, मतलब जेड एक्सिस से लाइट डाल रहे हो, वो लाइट जहां जाके गिरेगी उस पॉइंट की, वो उसका प्रोजेक्शन हो गया। तो ऊपर से अगर लाइट डालोगे तो एक्स वाई प्लेन पर यहां पर देखो जाके गिरेगा वो प्रोजेक्शन, उसको ज्वाइन करो ओरिजिन से, उसका एंगल बता दो एक्स एक्सिस से फाई। अब एक फिक्स पॉइंट आएगा, वो सिर्फ ये पॉइंट है भाई, जिसका आर थीटा फाई तुमने जो दे दिया, सपोज फाई तुमने बोल दिया 30 डिग्री, तो यही पॉइंट होगा जिसका आर 1 मीटर, थीटा मैंने 45 बोला है, और फाई, ठीक है, कितना होगा 30 डिग्री। तो यही एक फिक्स पॉइंट है। अगर तुमने सपोज यहां चेंज कर दिया, तुमने यहां पे आ गए, सपोज सर्कल पे घूम गए, तो तुम्हारा फाई चेंज हो जाएगा, डिफरेंट पॉइंट आएगा। अगर तुम आगे पीछे हो जाओगे रेडियस में तो आर चेंज हो जाएगा, अगर तुम यहां चले आओगे तो थीटा चेंज हो जाएगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा, एक नया पॉइंट मिलेगा। मतलब आर थीटा फाई हमारा न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, जिसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। एंगल्स में बात कर रहे हैं अपन, बट एंगल कौन कौन से समझ में आया? थीटा कौन सा हो गया? एंगल विद द जेड एक्सिस। फाई क्या हो गया? एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन विद द एक्स एक्सिस। तो प्रोजेक्शन को ओरिजिन से ज्वाइन करो, उसका एंगल देखो एक्सिस से कितना आ रहा है, दैट इज कॉल्ड फाई, आर थीटा फाई। समझ में आ रहा है? एक कोऑर्डिनेट जैसा अपन ने पॉइंट बताने का तरीका होता है एक्स वाई जेड बता दो, वैसे तरीका होता है आर थीटा फाई बता दो। आर होता है ओरिजिन से डिस्टेंस, थीटा होता है एंगल विद द जेड एक्सिस, और फाई होता है एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन विद द एक्स एक्सिस। ये होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो मैं लिख देता हूं सारा। जब इस सिस्टम में यूज करते हैं, जब इस पोलर कोऑर्डिनेट्स में यूज करते हैं, इक्वेशन बिकम सॉल्वेबल। तो अपन देखते हैं क्या होता है, पहले लिख देते हैं। देखो आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, थीटा एंगल ऑफ द लाइन जॉइनिंग द कोऑर्डिनेट विद ओरिजिन विद द जेड एक्सिस, एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स वाई प्लेन विद एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है? आर थीटा फाई, आर ओरिजिन से डिस्टेंस, थीटा एंगल विद द जेड एक्सिस, ठीक है, और फाई ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन। पॉइंट का प्रोजेक्शन लो, एक्स वाई प्रोजेक्ट मतलब लाइट डालो, तुम सोचो ऊपर से लाइट डालो जेड एक्सिस से, एक्स वाई पे गिरेगा, उस एक्स वाई को ओरिजिन से ज्वाइन करो और उसका एंगल निकालो एक्स एक्सिस के साथ, दैट इज कॉल्ड फाई। अगर तुमने किसी भी पॉइंट का आर बता दिया, थीटा बता दिया, फाई बता दिया, तो अब एक फिक्स पॉइंट आएगा। समझ में आ रहा है? दिस इज पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो अब अपन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को पोलर कोऑर्डिनेट्स में रखते हैं और देखते हैं वो इक्वेशन क्या बनती है। एक्स वाई जेड में सॉल्व नहीं कर पाओगे, उसको आर थीटा फाई में रखते हैं। तो अपन इसका देखो एक्स वगैरह सब निकाल सकते हो, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, आर थीटा फाई सब मैथ से निकाल सकते हो, उसको एक्स में रख दो, डिफरेंशिएट कर दो, डबल डिफरेंशिएट कर दो, जो अपन नहीं कर रहे हैं अभी, पॉइंट लेस अभी करना, वो इतना टफ नहीं है, मैथ्स से तुम खुद ही एक्चुअली करोगे शायद, आई थिंक, ठीक है, मैथ्स में आगे करोगे। तो जब अभी अपन नहीं कर रहे हैं, बहुत टाइम लगेगा और इट्स नॉट वर्थी यहाँ पर, अब मैं से सॉल्व करके बता दूंगा क्या आता है, मतलब सॉल्व सीधे रिजल्ट बताऊंगा क्या आता है। सो अब अपन देखते हैं हाउ विल आवर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लुक लाइक इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। सो दिस इज आवर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। नाउ अगर अपन इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिख करते हैं, ठीक है, मतलब एक्स वाई जेड को आर थीटा फाई में कन्वर्ट करते हैं, तो ये बन जाता है इस तरीके से, ठीक है। सो चिंता मत करो, ठीक है, बड़ी इक्वेशन आने वाली है, 1/r² डेल बाई डेल आर ऑफ आर स्क्वायर डेल साई बाय डेल आर। डेल क्या होता है? ठीक है, इट्स ए पार्शियल डिफरेंशिएशन। जो 12th में है वो समझ में आ रहा होगा, और जो 11th में है डिफरेंशिएशन मानो, कोई टेंशन मत लो, ठीक है। तो मैं सॉल्व करना नहीं, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, देखो ऐसा है, ये इक्वेशंस हैं, दैट्स इट। तुम्हें इतना देखना है, और जो 12th में है उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। बट अगर डेल नहीं पता तो शायद दिक्कत वाली बात है, मतलब थोड़ा और देखो जरा फिजिक्स मैथ्स में तुमने कुछ मिस कर दिया। बट बाकी सब कुछ देखना है कि इसको इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस 1/r² साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल साई बाय डेल थीटा प्लस 1/r² साइन थीटा स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाय डेल साई स्क्वायर, फाई स्क्वायर प्लस 2m बाई रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट स्क्वायर
एनर्जी माइनस पोटेंशियल साई इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, जो अपन को नहीं करना दिख रहा होगा, ठीक है, हम नहीं कर सकते अभी, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व नहीं करना, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने और मैथमेटिशियंस ने इसको सॉल्व किया है, ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अच्छी बात है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो जो साई निकल के आता है वो 2 पार्ट में टूट के आता है, मतलब तभी सॉल्व होता है। तो आर थीटा फाई अगर मुझे निकालना है साई को, ये साई सॉल्व करना है, साई निकालना है, जब सॉल्व करते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है, वे फंक्शन निकल के आता है, बट 2 पार्ट में आता है। एक रेडियल पार्ट आता है जो सिर्फ आर पे डिपेंड करता है, और एक थीटा पाई पे आता है। बट और कंडीशन होती है, वो तभी आता है जब सॉल्व करते हो तो कंडीशन लेनी पड़ती है भाई, उसमें से एन अपन अज्यूम करते हैं, ठीक है प्रॉपर डेरिवेशन दिन का, ठीक है, बट तुम समझाना यहाँ पॉइंटलेस है और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब कुछ मैथ्स ऐसे ही भी जो बोलते हैं कि इसको मैं मतलब मेरे लिए भी कि इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, वो मुझे पता नहीं क्यों लिख सकते हैं, बट मैथ्स में है, उसके लिए हायर लेवल मैथमेटिक्स चाहिए। वहाँ तक भी मैंने भी नहीं पढ़ा वहाँ पे, ठीक है, बट अगर पढ़ेंगे तो प्रॉपर समझ में आएगा कि वाई दिस कैन बी रिटर्न एज दिस। बट उसके बाद भी जब सॉल्व करते हैं तो कंडीशन आती है, वो बोलता है कि एन को ये लो, एल को ये वैल्यू ले लो, तब सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो कंडीशंस बनती हैं, वो कंडीशंस देखो क्या क्या होती हैं, ओनली फॉर कंडीशंस दैट, उसमें एक नंबर लेना पड़ता है एन अज्यूम, ठीक है, वो एन की वैल्यू 1 2 3 4 इनफाइनाइट कुछ भी लोगे सॉल्व कर सकते हैं। और कंडीशन है कि एल की वैल्यू 0 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इनफाइनाइट लेनी पड़ती है, इनफाइनाइट जरूरत नहीं पड़ती है बट बताने के लिए, ठीक है, थ्योरेटिकली। तो मतलब एल की वैल्यू ये लेंगे, एन की वैल्यू ये लेंगे, तो हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा। समझ में आ रहा है? तब जाके साई निकलेगा, ये साई तब जाके निकलेगा, वरना नहीं कर पाएंगे सॉल्व, वरना दिस इक्वेशन विल बी अनसॉल्वेबल, ठीक है। फिर ऐसा ही नहीं, एक और पैरामीटर लेना पड़ता है एम, और एम डिपेंड करता है एल क्या लिया है। मतलब एल की वैल्यू अगर तुमने 0 ली है तो एम सिर्फ 0 ले सकते हो, एल की वैल्यू अगर 1 ले ली है तो एम की वैल्यू -1 0 1 ले सकते हो, तभी सॉल्व कर पाओगे। एल की वैल्यू अगर 2 ले ली है तो एम की वैल्यू या -2 -1 0 +1 2 लोगे तभी आंसर आएगा, वरना सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो कि कंडीशंस लगती हैं। तो दीज आर दी कंडीशंस, व्हेन यू अप्लाई दिस कंडीशन और यूज दिस कंडीशन, तभी जाके सॉल्व कर पाते हैं। तो दिस इज द सॉल्यूशन, बट ऑन द कंडीशंस दैट दीज आर सेटिस्फाइड। मतलब m की वैल्यू -l से लेके +l तक के सारे इंटीजर होने चाहिए। तुम लोगों ने पढ़ा होगा ये सब, ये एक्चुअली क्वांटम नंबर्स बोलते हैं इसको, अपन पढ़ेंगे आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि इतनी फेमस चीज़ तुमने सुना, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l हो गया अपना अजीमुथल क्वांटम नंबर, ऑलरेडी सुना है, लेकिन वो यहाँ से आता है। दिस इज द व्हाट्स द बर्थ ऑफ दोज क्वांटम नंबर्स, यहाँ से चालू होता है वो क्वांटम नंबर्स, ठीक है। सो l इज इक्वल टू 0 1 2 सो ऑन अप टू n-1, मतलब n पे डिपेंड करता है। n की वैल्यू अगर 1 है तो l अपन सिर्फ 0 यूज कर सकते हैं, n की वैल्यू अगर 2 है तो l की वैल्यू 0 और n-1 कितना हो गया 1, क्योंकि n अगर 2 है तो n-1 2 -1 कितना हो गया 1, तो l की वैल्यू सिर्फ 0 और 1 यूज कर सकते हैं। और m जो लोगे वो l पे डिपेंड करता है, तो l क्या लिया, l अगर 2 ले लिया तो m सिर्फ -2 -1 0 1 और 2 ले सकते हो, ये वैल्यू ले सकते हो बस, तभी जाके सॉल्यूशंस आते हैं। समझ में आ रही है? बहुत बड़ी कंडीशन है। और ये जो R कैपिटल R है, ठीक है, वो डिपेंड करता है N और L पे, N क्या लिया है, L क्या लिया है। और जो कैपिटल A है वो डिपेंड करता है L क्या लिया है और M क्या लिया है, ठीक है। सो A डिपेंड्स अपॉन L और M एंड R डिपेंड्स, ये जो रेडियल वेव फंक्शन है डिपेंड्स अपॉन, बताऊंगा रेडियल वेव फंक्शन क्या होता है, ये जो क्यों बोल रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये R पे डिपेंड कर रहा है। इसको अपन बोलेंगे एंगुलर वेव फंक्शन, क्योंकि ये एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो A है, जो थीटा फाई वाला पार्ट है, वो डिपेंड कर रहा है L क्या लिया M लिया। मतलब अगर मैंने L 0 ले लिया है तो M, पहली बात ये कंडीशन बता रही है सिर्फ 0 यूज कर सकते हो, ठीक है। तो 1 0 L 0 M 0 पे 1 आएगा अपने पास A। अच्छा, L की वैल्यू अगर 1 ले लें तो 3 M यूज कर सकते हो, 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे L और M के। समझ में आया? तो L की वैल्यू अगर अपन ने 1 ले लिया तो अपन को 3 A सॉल्यूशंस मिलेंगे। अपन को करना नहीं है भाई, तुम बोल मतलब दिक्कत क्या आती है, अपन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ ऐसा होता है, इसलिए थोड़ी फील नहीं आती। बट प्रॉब्लम है अपन सॉल्व भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए तो मैं भरोसा रखना होगा जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, और अगर भरोसा नहीं है तो देख सकते हो, ठीक है। अच्छी बुक्स में मिल जाएगा सॉल्यूशन, बट आजकल कोई कौन जाता है लाइब्रेरी भाई,
गूगल मिल जाएगा तुम्हें सारा सब चीज़ें, बट समझ में कुछ नहीं आएगा अगर इफ़ यूर इन 11th एंड 12th। बट अगर तुम लोग कॉलेज में हो काफ़ी कुछ तो फिर समझ में आ सकता है। और अगर मैथ्स में PhD वगैरह किया तो फिर तो ये तुमने पढ़ा ही होगा बीच में, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशंस ऑन विच यू गेट सॉल्यूशंस। तो इन कंडीशंस को नाम दे दिए गए, वो नाम अपन पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर्स बोलते हैं इनको। तो अपन आगे बढ़ने से पहले इनको नाम भी पढ़ लेंगे भाई, क्योंकि ये बार बार यूज़ करेंगे, तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। बट वो क्वांटम नंबर्स कहाँ से आते हैं समझ में आ रहा है? फ्रॉम दिस इक्वेशंस, फ्रॉम दिस इक्वेशन गिव दोज क्वांटम नंबर्स, ठीक है। सो अपन क्वांटम नंबर एक बार इनको नाम दिए गए हैं वो देख लेते हैं क्या क्या नाम दिए गए, उनका मतलब क्या क्या है, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बट समझ में आ रहा है? देखो रेडियल पार्ट में अपन ने डिवाइड किया, कितना अच्छा हो गया। रेडियल और एंगुलर पार्ट में टूट गया। ये सॉल्व इसलिए हो पा रहा है क्योंकि अपन ने पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ किए, सेंट्रल सिमेट्रिक, स्फेरिकल सिमेट्रिक यूज़ किया, तभी सॉल्व हो पाया ये। और ये कंडीशंस लगी, इनको अपन क्वांटम नंबर बोल देते हैं कि भाई n1 हो, 0 1 2 ही हो सकता है, ठीक है। एल की वैल्यू एन की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, एल की वैल्यू 0 1 2 सो 1 हो सकता है, और एल अगर है तो एम की वैल्यू यही पॉसिबल है। तो इनको अपन क्वांटम नंबर के नाम पे पढ़ते हैं, वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है।